आज पूरे देश में कश्मीर घाटी में हुए हत्याकांड की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह ऐसा हत्याकांड है जिसके पीछे का नापाक षड्यंत्र बहुत बड़ा है। कश्मीरी पंडितों को घर वापसी पर ब्रेक लगाने की बड़ी साजिश रची गई है। इसी आतंकी साजिश के तार राकेश पंडिता की हत्या से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यही है कि कसूर कश्मीरी पंडित, अंजाम बेरहमी से हत्या। दक्षिण कश्मीर के त्राल में जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया था, तो अब मैं जब सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है कुछ, तो धोखा दिया हो सकता है, क्या पता मिली भगत की हो। आपको लगता है किसी गांव के व्यक्ति ने टिप ऑफ दिया होगा आतंकवादियों को? पॉसिबिलिटी हर एक चीज़ की हो सकती है। अभी इस पे जांच होनी चाहिए एनआईए वगैरह से कि उनको वहाँ पे ऐसी जैसे इसको मारा वैसे ही मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि उनको भी साफ होना चाहिए। ऐसी जहाँ जहाँ मिलिटेंट है वहाँ पे उनको साफ होना चाहिए। जिन्होंने इसको भी छुआ उसको उनको भी ऐसे गई वहाँ पे उस 15 दिन के बाद। अब इसकी अच्छा, फिर भी वो लोगों की सेवा करने इस बीच में वो भी तब भी वो गए वहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए। नहीं तो 15-16 दिन इन दिनों में नहीं जाते हैं। जब डेथ हुई थी ना वहाँ पे उनकी, तो उसने कहा कि नहीं, उसने माना ही नहीं, कहा नहीं मुझे वहाँ काम करना है, मैं जाऊंगा। मैंने इसको रोका, मत जाओ, अभी तो 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद जाओ। उसने कहा नहीं।
इधर जयपुर में ब्लैक फंगस के मरीज इंजेक्शन के लिए परेशान हैं और उधर इसी राजस्थान के धौलपुर में बड़ी तादाद में कूड़े में दवाइयां मिली है। भारी तादाद में यहां दवाइयां फेंकी गई थी और तो और दवाइयों के ढेर में आग भी लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि ये सरकारी अस्पताल की दवाइयां हैं, मगर सवाल ये है कि इन दवाइयों को यहां कौन फेंक गया। जलती हुई ये दवाइयां किसी मरीज को ठीक कर सकती थीं। किसी गरीब के लिए ये दवाइयां जीवन रक्षक की तरह थीं। लेकिन यहाँ ये दवाइयां धुआं धुआं हो रही हैं, कचरे में फेंकी गई हैं। 2, 4, 10, 20 पत्ते या शीशियां नहीं, ढेर भर। देखिए, ये तस्वीरें राजस्थान में धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड मुख्यालय के सरकारी अस्पताल की दवाइयां हैं। इनमें आयरन की गोलियां हैं, विटामिन की गोलियां हैं, इंजेक्शन है, कैप्सूल है। ज्यादातर दवाइयां तो एक्सपायर भी नहीं है, मगर यहाँ कचरे में फेंकी गई हैं। किसने फेंकी हैं ये दवाइयां और क्यों फेंकी गई हैं ये दवाइयां, ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन इस कूड़े के ढेर के अलावा भी एक कार्टन आयरन की दवाइयां फेंकी गई, जो यहीं के एक स्थानीय को मिली। इसके बाद क्या हुआ, खुद उन्हीं के मुंह से सुनिए। एक ये दवा का कार्टून है पूरा, जो नई दवा है, ताजा दवा है, जो आयरन की है, खून बढ़ाने की है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है, लोगों ने बताया। ये वहाँ पड़ा हुआ मिला था, तो हमने इसको उठवा के यहाँ रखवा दिया। अब मैंने डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल जी को टेलीफोन किया। मैंने डॉक्टर साहब, ये एक सरकारी दवा है, गरीब लोगों के काम आएगी, उनकी जिंदगी बचेगी, तो ये दवा आप उठवा लो। और उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। और आज तक ये कार्टून अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। सरकार की योजना है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में लोग वैसे ही तराई मच रहे हैं। दवा इतनी जला दी गई हॉस्पिटल के अंदर। ये सरकारी जो निकम्मे बैठे हुए हैं, सरकार इन पर अंकुश लगाए। मतलब दवाइयां मिलने के बाद आदमी ने अस्पताल में फोन करके बताया भी कि आइए ये दवाइयां ले जाइए, ये दवाइयां खराब नहीं हुई हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन का नकारापन देखिए कि अकबर खान के पास कोई पहुंचा ही नहीं। अब तक ये दवाइयां अकबर खान के पास ही हैं। इस बाबत जब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसा मेरी जानकारी में तो अभी आया नहीं है, अगर ऐसा है तो उसका अपन जांच कराएंगे और देखें क्या बात है, प्रकरण क्या है क्या नहीं है। करा लीजिए सर, जांच भी करा लीजिए, लेकिन जो दवाइयां इधर उधर पड़ी हैं उन्हें पहले मंगा तो लीजिए। गांव में एक बड़ी आबादी इन दवाइयों को खरीद पाने में असमर्थ होती है। सरकारी अस्पताल से उन्हें यही दवाइयां फ्री में मिल जाती हैं तो उनका जीवन बच जाता है। करा लीजिए जांच, ताकि कम से कम मालूम तो चले कि दवाइयों को कचरे में फेंकने वाले गुनहगार कौन हैं। उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक। कोरोना की वैक्सीन फार्मा कंपनियों की इनकम को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया है। इससे दुनिया को 9 नए अरबपति भी मिल गए हैं। लेकिन अब वैक्सीन पर पेटेंट हटाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। पेटेंट हटने से कई और कंपनियां वैक्सीन बना सकेंगी, जिससे गरीब देशों को भी वैक्सीन मिल पाएगी और कोरोना की लड़ाई को जीता जा सकेगा। कोरोना को काबू में करने के लिए हर किसी का भरोसा केवल वैक्सीन है। सबको वैक्सीन लगने की उम्मीद है और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये वैक्सीन केवल कोरोना से बचाने में मददगार नहीं होगी। ये टीका वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भी मालामाल बना रहा है। इतना मालामाल कि वैक्सीन से होने वाली कमाई से दुनिया में 9 नए अरबपति मिल रहे हैं। पीपल्स वैक्सीन अलायंस के रिपोर्ट के मुताबिक इन 9 लोगों की संपत्ति 19.3 अरब डॉलर यानी 1.41 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। ये रकम इतनी है कि इससे गरीब देशों में रहने वाले सभी लोगों को वैक्सीन लग सकती है। इस रकम से गरीब देशों को जरूरत से 1.3 गुना ज्यादा टीके मिल सकते हैं। वैक्सीन निर्माता कंपनियों की इस नई लिस्ट में सबसे ऊपर फार्मा कंपनी मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बैंसल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 4.3 अरब डॉलर है। इसके बाद BioNTech के सीईओ और को फाउंडर आगुन सहीन हैं, जिनकी कुल संपत्ति 4 अरब डॉलर है। चीनी कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स के को फाउंडर भी नए अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर साइरस पूनावाला और उनके बेटे आदर पूनावाला की संपत्ति भी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान कंपनी के सीईओ आदर पूनावाला के हालिया बयान से ही लगाया जा सकता है। पूनावाला ने हाल ही में कहा था,
कंपनी को एक डोज बेचने पर 150 रुपए का मुनाफा होता है। इस लिहाज से 50 करोड़ डोज पर 15,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ये रकम 2019-20 में कंपनी के रेवेन्यू से 3 गुना ज्यादा है। इससे सारिस पूनावाला की संपत्ति 100% बढ़कर 16.2 अरब डॉलर हो गई है। लेकिन वैक्सीन निर्माताओं की संपत्ति में इस बढ़ोतरी के बीच अब पेटेंट हटाने की भी मांग जोर पकड़ने लगी है। जल्दी ही G20 का स्वास्थ्य सम्मेलन भी होने वाला है। इसमें भी ये मामला तेजी से उठ सकता है। दरअसल वैक्सीन के पेटेंट के चलते कोई दूसरी कंपनी इसे नहीं बना सकती। इससे ये दुनिया के कई गरीब देशों को नहीं मिल पा रही है। किसी देश में वैक्सीन ही नहीं तो कहीं पर इसकी सप्लाई काफी कम है। ऐसे में कोरोना को दुनिया भर में खत्म किए बगैर इससे छुटकारा मिलना मुश्किल है। जाहिर है पेटेंट अगर हटता है तो फिर सबको आसानी से और सस्ती दरों पर वैक्सीन मिल सकेगी, जो कि कोरोना की इस लड़ाई को जीतने में काफी मददगार होगी। हाल ही में अमेरिका और पोप फ्रांसिस के पेटेंट हटाने के समर्थन से भी उम्मीदें बढ़ी हैं कि वैक्सीन जल्दी ही हर किसी को मिलने लगेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में बीती रात एक भीषण हादसा हुआ। जी हां, एक कार सड़क के बीचों बीच लगे रेड लाइट से टकरा गई। यह हादसा अरुणा आसिफ अली रोड पर हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरबैग्स कार के निकले हुए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर का संतुलन अचानक से बिगड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलटकर सड़क के किनारे चली गई। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं। गनीमत यह रही कि एयरबैग की वजह से कार सवार बाल बच गए। बीती रात की यह घटना है दिल्ली में, जहां पर देखिए कार की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह की घटना रही होगी। और बताया जाता है कि ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया था और अचानक से ये देखिए रेड लाइट जो है वो टूटकर नीचे गिर चुका है और डिवाइडर से ये कार टकरा गई है। कार का जो अगला हिस्सा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, पर खच्चे उड़ गए हैं इस कार के। लेकिन गनीमत ये रही कि इस कार में एयरबैग फ्रंट में भी था और पीछे की तरफ भी था। सीट्स में देखिए लगे हुए थे इसमें एयरबैग, जिसकी वजह से 3 यात्री बताए जा रहे हैं, इसमें 3 लोग सवार थे, वो तीनों सुरक्षित है। ये एक गनीमत की बात है। अगर विदेशों की बात करें तो वहां पर एयरबैग्स कंपल्सरी रहते हैं किसी भी कार की मैन्युफैक्चरिंग में, वो प्रायोरिटी बेसिस पे रहते हैं। और भारत में भी यही मांग की जा रही है कि कार में सेफ्टी फीचर्स में इसे लग्जरी फीचर में ना डालकर बल्कि एक बेसिक फीचर के तौर पर एयरबैग्स रखना बेहद जरूरी है, जिससे कम से कम जो कार के अंदर लोग सवार होते हैं वो सुरक्षित रह सके अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरुणा आसिफ अली मार्ग की ये तस्वीरें हैं। बीती रात ये हादसा हुआ है, जबरदस्त कार एक्सीडेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था कार का संतुलन खो बैठा और उसके बाद ये घटना घटी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के ग्राफ में गिरावट जारी है। दिल्ली में बड़ी राहत देखी जा रही है। वहां 24 घंटे में 487 नए केस सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी आंकड़ों में कमी आती जा रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र में अब 5 चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन दिल्ली में बड़ी राहत की बात, 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि आंकड़े जो है वो काफी कम हो गए हैं। 487 केस सामने आए हैं। ये एक राहत की बात है। मृतकों की संख्या भी कम हुई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटे में देखिए 15,229 नए केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कोरोना का खतरा बेशक कम हो रहा हो, लेकिन ब्लैक फंगस का संकट चिंताजनक है। जयपुर में हालात ऐसे हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मरीज के परिजन इंजेक्शन के लिए लाचार हैं। मेरी पत्नी यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुहार लगाता हूँ, इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें। सुनिए गहलोत सरकार, इस शख्स की पुकार। बीवी बीमार है, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन चाहिए।
लेकिन जयपुर के इस अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है। रोज 7 से 8 इंजेक्शन चाहिए, लेकिन 3 दिन में सिर्फ 1 इंजेक्शन मिला है। जान बचाने की गुहार सुनिए गहलोत सरकार। मेरी पत्नी यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सर सरकार से गुहार लगाता हूँ कि इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें, तो हमारी पत्नी आगे सर्वाइव कर सके। जाकि जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि करीब 8 इंजेक्शन पर डे के हिसाब से लगने चाहिए, और यहाँ पर 1 इंजेक्शन रात को हमें पकड़ाएगा, तो क्या मरीज उसमें ठीक होगा? डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। परसों 0 इंजेक्शन दिए गए, कोई इंजेक्शन नहीं। हम चाहते हैं सरकार से आज तक के माध्यम से गुहार कर रहे हैं, सही मात्रा में इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाए। राम सिंह जैसे एक नहीं, यहाँ अनेक मरीज हैं जिनके परिजनों को ब्लैक फंगस हुआ है। ब्लैक फंगस का ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन ठीक होने के लिए जरूरी इंजेक्शन का अभाव है। अस्पताल के पास इंजेक्शन नहीं है, परिजन परेशान है। सर इंजेक्शन के लिए हमने सारे प्रयास किए हैं, यहाँ से मेल भी भिजवाया है, सीएमओ ऑफिस भी जाके आए वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में इंजेक्शन मिलेंगे। परसों नाइट को ऑपरेट हुआ है, हमें आज तक एक भी इंजेक्शन अप्रूव नहीं कराया गया। बिल्कुल मिली नहीं है। रोज 12-12 बजे तक इंतजार करते हैं, लेकिन इंजेक्शन आते ही नहीं है। बहुत परेशान है मरीज की, तो तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। चिंता की बात यह है कि अब तक ब्लैक फंगस उन मरीजों में मिल रहा था जिन्हें कोविड हुआ था, लेकिन इसी अस्पताल में अब ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिन्हें ना तो कोविड था न कोविड के लक्षण, फिर भी ब्लैक फंगस हो गया। देखिए, अस्पताल की व्हील चेयर पर ये अजमेर के रसूल खान हैं। ये कोविड पॉजिटिव नहीं थे, फिर भी ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। ब्लैक फंगस अब केवल उन लोगों को नहीं हो रहा है जो पोस्ट कोरोना रिकवर हुए हैं, जो काफी स्टेरॉइड लिए हैं, या फिर जो डायबिटीज के मरीज हैं, बल्कि स्वस्थ लोग भी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। अजमेर से आए हैं रसूल खान, जिनको ना कोरोना हुआ था ना डायबिटीज के मरीज हैं, इसके बावजूद ब्लैक फंगस ने इन्हें जकड़ लिया। इनके अटेंडेंट है, बात करते हैं। क्या इंजेक्शन की दिक्कत हो रही है ऑपरेशन कराने के बाद आप लोगों को? सर हम 1 जून को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था हमारा भाई का। उसके बाद में हमने खूब कोशिश की, पर कोई भी तरीके से गवर्नमेंट से हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा इसका। इंजेक्शन ना मिलने से मरीज के परिजन बेबस हैं। उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं कि पता नहीं मरीज की तबीयत कब बिगड़ जाए, क्योंकि अस्पताल के पास तो इंजेक्शन ही नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, कहते हैं इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा, इसलिए ऑपरेशन करने से भी हाथ कतराते हैं। वो जबड़े के दर्द से आया हमारे पास, उनका पूरा जबड़ा मूव कर रहा था, पूरे जबड़े को फंगस खा गया था। जबड़े से लेकर स्फिनॉइड साइनस होता है दिमाग के आगे वाला, वहां तक बीमारी पहुंच गई थी, जिसको हमने कम्प्लीटली हटाने की कोशिश करी है। बट इसके बाद इनको 8 से 10 इंजेक्शन रोज की रिक्वायरमेंट है, बट अभी सरकार से हमें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ला पाए, बट 2 दिन से तो बिल्कुल इंजेक्शन की शॉर्टेज है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीज 2500 से ज्यादा हो गए हैं। ब्लैक फंगस से 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक मरीज को 7 से 10 इंजेक्शन रोज चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 12,555 इंजेक्शन ही मिले हैं। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार के पास इन बिलखते लोगों के लिए किसी तरह का कोई पुख्ता उपाय नहीं है। परिजन लाचार हैं और उम्मीद में भी कि कुछ अनहोनी होने से पहले उनके मरीजों को इंजेक्शन मिल जाए, उनकी जान बच जाए। ब्लैक फंगस वाकई में एक महामारी का रूप लेता हुआ जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि पोस्ट कोरोना हो जा रहा है, मगर ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, डायबिटीज के मरीज नहीं है, फिर भी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को जल्दी से जल्दी दवाइयां प्रोवाइड करना चाहिए, इंजेक्शन उपलब्ध कराने चाहिए, वरना जो मरीज हैं वो दम तोड़ने लगेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब बिहार चलते हैं, जहां पर बीजेपी के साथ सरकार चलाते मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को 6 महीने हुए हैं, लेकिन 6 महीने में बीजेपी जेडीयू के बीच विवादों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। यहां नीतीश सरकार के कामकाज पर अब तक बीजेपी के कुछ नेता सवाल उठाते रहे। अब तो बीजेपी के एमएलसी ने नीतीश कुमार को नेता मानने से ही इनकार करते हुए परिस्थितियों का सीएम बताया है और शराब घोटाले का आरोप लगाकर जेल भेजने की मांग कर दी।
नीतीश कुमार के यहाँ हमारा जन्म हुआ है। उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी आप जेल चले गए तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? लगातार ये लोग हमला करते हैं। हम लोग कोई गूंगा थोड़े हैं, हम लोग की भगवान जुबान दिया है। नीतीश कुमार के रोम करोम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। बर्दाश्त का एक सीमा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे, ईट का जवाब पत्थर से देंगे। कुल जमा 6 महीना 17 दिन बीते हैं नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए, लेकिन बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के भीतर 36 तरह की खटपटा चुकी है। इस बार 3 नंबर में ठेला गए, अब तभी मुख्यमंत्री बन गए। क्या मतलब है? आप साथ भी रहिएगा, पीठ में छुरा भी मारिएगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या मतलब है तुम्हारा? पूछने की वजह पैदा करने वाले नेता का नाम है टुन्ना पांडे। बिहार में बीजेपी के एमएलसी हैं, जिन्होंने कोई पहली बार नहीं, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार को ना नेता मानने न चुनाव जीतने लायक मानने के बाद घोटालेबाज बताते हुए जेल भेजने की मांग की, तो जेठ के महीने में बिहार की राजनीति में गर्मी और जलने लगी। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया, अपने लोगों से शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। उनको जेल जरूर भेजवाइएगा भाई। जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी आप जेल चले गए तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? कहता जेल भेजवा देंगे। कोई माई का लाल है जो नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है? उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा। नवंबर में जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, तब भी यह बात कही जाने लगी थी कि इस बार नीतीश के लिए सीएम पद की कुर्सी कांटों भरी है। टुन्ना पांडे की राजनीतिक ताकत बिहार में कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन सियासत का सच ये भी है कि वार छोटे मोहरों से कराया जाता है ताकि पल्ला झाड़ना आसान हो। क्या यही सच है? इस बार 3 नंबर में ठेला गए, अब तभी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा? बर्दाश्त का एक सीमा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे तो ईट का जवाब पत्थर से देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सोचना, लगातार हमला हो रहा है और मौन सहमति है भारतीय जनता पार्टी का। ये क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? आप साथ भी रहिएगा, पीठ में छुरा भी मारिएगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन पर लालू के साथ सरकार बनाने के बाद पीठ में छुरा भोंककर बीजेपी संग सीएम बने रहने के आरोप लगे। अब फिर से क्या बिहार में वाकई ये नौबत आ गई कि जेडीयू को लगता है बीजेपी पीठ में छुरा भोंक रही है? हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं। कोई नीतीश कुमार के यहाँ हमारा जन्म हुआ है, और नीतीश कुमार के रोम करोम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है? सो बताइए ना। अगर मौन सहमति नहीं होता तो कार्रवाई नहीं होता क्या? कहने कहीं मौन सहमति है। जनता दलियों के नेता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई नेता के ऊपर हमला हुआ है क्या? एक आदमी का नाम बता दीजिए। लगातार ये लोग हमला करते हैं। हम लोग कोई गूंगा थोड़े